आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 16 जून, हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार। ये है पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। तूफान बिपरजॉय ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटों को पार कर लिया है। धीरे धीरे इसके कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत, 22 लोग घायल, 940 गांवों के बिजली गुल की खबरें हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते स्टेट विजिट पर अमेरिका जाएंगे। ये तीसरी बार होगा इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में जब अमेरिका भारत को स्टेट विजिट ऑफर करेगा। इस दौरे से उम्मीदें क्या है, ये भी समझेंगे। और आखिर में बात मेडिकल टूरिज्म की। 10 साल में 61,000 करोड़ की कमाई भारत के लिए क्यों नाकाफी है, और मेडिकल टूरिज्म के साथ और दूसरे सवाल कौन से हैं जिन पर हमारे पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की जरूरत है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। कच्छ से गुजरा बिपरजॉय तूफान, राजस्थान की तरफ बढ़ा, 5 की मौत, लैंडफॉल के बाद कम हुई हवा की रफ्तार। 300 हथियारबंद उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुसे, कमांडो शहीद, तोरबुंग के जंगल में ठिकाना, चुरा चांदपुर की ओर बढ़ रहे। बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद पहलवान बना रहे अगली रणनीति, खाप पंचायतों को भी खिलाड़ियों की कॉल का इंतजार। पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट करेगी बाइडेन फैमिली, 21 जून को रखा गया प्रोग्राम। खाने के तेल की कीमतों में आ सकती है गिरावट, तेल की इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती। और कनाडा में ट्रक और बस की टक्कर, 15 लोगों की मौत। गुजरात के तट से टकराने के बाद बिपरजॉय तूफान तेजी के साथ सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तूफानी हवाओं के चलते सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में पेड़ और खंभे गिरे हैं। आईएमडी के मुताबिक तूफान का लैंडफॉल हो चुका है और अब भारी बारिश की आशंका है। चक्रवात से होने वाले खतरे को देखते हुए ही 1 लाख के करीब लोगों को तटीय इलाके से रेस्क्यू किया गया। 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई। अभी ग्राउंड जीरो पर किस तरह का मंजर है, बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट को लेकर क्या टेंशन है, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर सौरभ वक्तानिया से, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कि देखिए, कल देर रात में जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो गुजरात से आगे चला गया है। आपको बता दें, जो लैंडफॉल है गुजरात में, जो साइक्लोन बिपरजॉय का, वो लगभग 4.5 घंटे तक चला है। और लेकिन ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जो उसका जो वॉल है वो गुजरात से पास हो रहा है। तो अभी इस वक्त हम जो विटनेस कर रहे हैं वो जबरदस्त तेज बारिश, ऐसी बारिश हो रही है कि मतलब सामने का आपको दिखेगा नहीं। कल देर रात से जो तेज बारिश शुरू हुई है वो अभी भी लगातार तेज बारिश हो रही है। जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, देखिए, हवाएं उतनी ज्यादा तेज नहीं है। कल देर शाम में जिस तरीके की हवा थी उतनी तेज हवाएं नहीं है। हवाएं थोड़ी कम हो गई है जरूर, लेकिन अब बारिश जबरदस्त हो रही है। आईएमडी ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसी तेज बारिश आज देर शाम तक चलेगी। तो हिदायत आज भी लोगों को यही रहेगी कि अपने घरों से ना निकले, इस बारिश को खत्म हो जाने दे। क्योंकि देखिए, आई ऑफ द स्टॉर्म अब राजस्थान की तरफ चला जा चुका है, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चला जा चुका है। लेकिन अब जो वॉल है साइक्लोन की, जो साइक्लोन बिपरजॉय का जो वॉल है, जो कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, अब वो वॉल गुजरात से पास हो रहा है। तो जबरदस्त तेज बारिश हम देख रहे हैं, खासतौर पे सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि आज के दिन भी अपने घरों से बाहर ना निकले। ये तेज हवाएं लगातार और तेज बारिश लगातार शाम तक होती रहेगी। और सौरभ, तूफान से हुए नुकसान का कुछ भी अनुमान अब तक लग पाया है क्या? जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है गुजरात सरकार द्वारा, अभी तक जो सामने आया है कि भावनगर में 2 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। वो अपने जो लाइव स्टॉक है, यानी कि बकरियों को बचाने गए थे, जहां पर फंसे हुए थे, तो अचानक से बहुत तेज पानी का बहाव वहां पर आया बारिश के चलते, और वो उसके अंदर बह गए। अब उनकी बॉडीज बाहर निकाली गई है। तो 2 लोगों की जान अभी भावनगर से रिपोर्ट हुई है। दूसरी अगर जो बात करूं कि आधे सौराष्ट्र और कच्छ की जो बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
हजारों की तादाद में इलेक्ट्रिक पोल्स गिर चुके हैं, हजारों की तादाद में पेड़ गिर चुके हैं, कई सारे घरों पर भी ये पेड़ गिरे हुए हैं जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आधे सौराष्ट्र और कच्छ में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सरकार का ये कहना है कि ये जो वॉल है साइक्लोन का वो भी थोड़ा पास हो जाए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करेंगे तो वापस अगर बिजली के खंभे गिरते हैं तो वो किसी को उससे करंट लग सकता है, वो ज्यादा और डेंजरस हो सकता है। देखिए, असेसमेंट करने में और समय जाएगा, अभी बस दिन की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे दिन का उजाला होगा तो कहां कहां पे और नुकसान हुआ है उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी। एक चीज तो तय है कि गुजरात को इससे काफी ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाओं की वजह से और तेज बारिश की वजह से बहुत सारे घर गिरे हैं, बहुत सारे जो घरों की छतें उड़ गई है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जरूर हुआ है। जान की नुकसान कम हो उतना ही अच्छा है, हम भी यही प्रे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो एनडीआरएफ और गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल्स की टीम है वो सड़कों पर है और इस सारे नुकसान का असेसमेंट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ बख्तानिया। शायद आपने नोट ना किया हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल में कई बार जो अमेरिका जाते रहे वो सब की सब महज आधिकारिक यात्राएं तक रहीं। स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा के तौर पर अब तक वे अमेरिका नहीं गए। साल 2009 में आखिरी दफा तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर यूएस गए थे। स्टेट विजिट दरअसल किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट की आधिकारिक यात्रा होती है। साथ ही इस यात्रा को किसी नेता का दौरा नहीं बल्कि उस देश का दौरा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेट विजिट के तहत 21 से 24 जून तक अमेरिका में होंगे। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट उनके लिए स्टेट डिनर के अलावा इंटीमेट डिनर या यूं कहें कि एक फैमिली डिनर होस्ट करेंगे। तो एक और दोनों देश दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को बताते हुए एक दूसरे को एक पंक्ति में खड़ा करते हैं। वहीं 2022 में भारत अमेरिका के बीच 151 अरब डॉलर का व्यापार, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी दोनों देशों के बीच कॉमन कड़ी है। तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी तेल पर प्रतिबंध और दूसरे सवालों पर दोनों देशों की बिल्कुल अलग राय है और ये समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जाहिर भी हो चुकी है। इस तरह के मिले जुले संबंध और मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से किस तरह की उम्मीदें हैं? अमेरिका की ओर से स्टेट विजिट का न्योता भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना बड़ा मौका है? पूछा मैंने वॉशिंगटन बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सीमा सिरोही से। देखिए, ये सिर्फ तीसरी स्टेट विजिट है किसी भी इंडियन लीडर के लिए। पहली थी डॉक्टर राधाकृष्णन की, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विजिट है क्योंकि इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे बड़ा ये होगा कि जो ये जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनको साथ साथ बनाने की और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इंजन जो मिलिट्री इंजन है, जेट इंजन, वो कोई भी, सिर्फ 3-4 देशों के पास है ये टेक्नोलॉजी। और अगर अमेरिका भारत के साथ ये शेयर करेंगे और दोनों साथ साथ इसका प्रोडक्शन होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और बाकी जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी नए नए फ्रंटियर्स हैं उनके बारे में भी बात होगी। तो ये जो विजिट है, इससे ये लगता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स काफी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और आ चुके हैं, और इनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं ये काफी, आप कह सकते हैं कि कन्वर्ज हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है चाइना, क्योंकि अमेरिका की जो चाइना के साथ राइवलरी है और इंडिया के साथ जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, ये 2 रीजंस ने काफी कुछ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर दिया है इन दोनों देशों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में।
सीमा जी, बहुत से भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं। उनके वीज़ा को लेकर चुनौतियां रहती हैं। साथ ही तमाम नज़दीकियों के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर भारत की जो पोजीशनिंग है वो अमेरिका को रास नहीं आती। तो इन सवालों पर क्या कोई सहमति बनने के आसार हैं? देखिए, वीजा का जो प्रॉब्लम हो रही है वो कोविड के बाद से कोविड के दौरान हुई थी और अभी तक पूरी तरह से उसे सुलझाया नहीं गया है। पर इसमें कोशिश जारी है और अमेरिकन्स ये जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं और इंडियन टैलेंट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे काम करते हैं। अम, जो स्टार्टअप हैं उसमें ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द स्टार्टअप्स आर बाय इंडियंस और इंडियन अमेरिकन्स। तो ये अमेरिकन्स को काफी पता है कि कितनी महत्वपूर्ण योगदान है स्टूडेंट्स का और इंडियन एजुकेटर्स का और इंडियन इंजीनियर्स का। तो इस पे कोशिश वो कर रहे हैं कि वीजा की सारी प्रॉब्लम सुलझाई जाएं। और जो आपने रशिया के ऊपर पूछा, उस पे बातचीत जरूर होगी। पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये अब समझते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है यूक्रेन वॉर पे वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, क्योंकि हमारे जो वेपन्स हैं, हमारी जो मिलिट्री है, उसके लिए कई चीजें रशिया से आती हैं। तो हम ये नहीं रशिया को कंडेम नहीं कर सकते इतना ओपनली जितना अमेरिका कर रहा है। इस वजह से इंडिया जो है अमेरिका के साथ और अदर दूसरे देशों के साथ अपनी मिलिट्री कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम अमेरिका से काफी कुछ खरीदते हैं, करीब 20 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीद चुके हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड एयरप्लेन्स। और अब लगता है कि ये जो डील है प्रेडेटर ड्रोन्स की, जिससे कि इंडियन नेवी इंडियन ओशन के ऊपर अच्छी तरह से नजर रख सकती है, ये डील अप्रूव होने वाली है, ऐसा सुना जा रहा है। ये थी वॉशिंगटन बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सीमा सिरोही। हर साल लाखों विदेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। ये मेडिकल टूरिज्म कहलाता है, क्योंकि इस केस में वीज़ा भी इसी लिहाज से जारी होता है। इसी मेडिकल टूरिज्म के जरिए भारत को पिछले एक दशक में 740 करोड़ डॉलर यानी मोटा माटी कहें तो लगभग 61,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अगले 10 बरस में एक अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 4,350 करोड़ डॉलर, भारतीय करेंसी में अगर कहा जाए तो 3.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये जानकारी कल बिम्स्टेक हेल्थ फोरम की एक बैठक के हवाले से आई। बीमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका के अलावा थाईलैंड इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं। सवाल है कि मेडिकल टूरिज्म में भारत की एक दशक में ये जो तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए की कमाई है, क्या इसे संतोषजनक माना जाए? इस सेक्टर में हमारा ओवरऑल ग्रोथ कितना सिग्निफिकेंट है? पूछा मैंने डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से, जो जाने माने पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। जहां तक हम मेडिकल की बात करें तो यह एक अपने आप में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है हेल्थ सेक्टर की, वो करीब 20% रहती है। अब हम बात करते हैं कि 61,000 करोड़ पिछले एक दशक में मेडिकल टूरिज्म से हुआ, तो एक अनुमानतः हर साल का एवरेज 6,000 करोड़ के करीब आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको पर्सपेक्टिव में देखें कि भारत में हर साल करीब 5.5 लाख करोड़ हेल्थ सेवाओं पर खर्च होते हैं, तो उस नजरिए से जो मेडिकल टूरिज्म है वो करीब 1% ही बनता है। तो फिलहाल बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन यह बात भी सच है कि मेडिकल टूरिज्म आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह काफी अधिक है और वह एक स्पेयर कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है। तो निश्चित रूप से स्पेयर कैपेसिटी
उन लोगों के पास जाएगी जो बाइंग कैपेसिटी होगी, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा मेडिकल टूरिज्म में जाएगा और देश के लिए निश्चित रूप से कुछ विदेशी मुद्रा भी लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो फिलहाल मेडिकल टूरिज्म एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के एक्सपेंडिचर का। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में इस सेक्टर में तेज़ी से निवेश आए हैं, तो आपको क्या लगता है निवेश का आना महज मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी है या और कुछ और भी सवाल हैं ओवरऑल हेल्थ सेक्टर से जुड़ी जिन पर हमारा उस तरह ध्यान अभी भी नहीं है जैसा कि होना चाहिए? मुझे लगता है कि मेडिकल टूरिज्म देश की इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन साथ में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल टूरिज्म होता है वो खासतौर से प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है और वो उस हिस्से को फोकस करता है जो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वो जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है उसका फायदा कभी भी गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जब एक तरफ हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं जिससे विदेशी मुद्रा आती है और आनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती देश के सामने है कि जो सरकारी या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है या गरीब आदमी के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नाकाफी है। हम अभी पिछले दिनों ही सुने थे, एक रिपोर्ट आई है कि भारत में जो डायबिटीज और प्री डायबिटिक्स हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, हाइपरटेंशन की मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, डिस्लिपिडेमिया और ओबेसिटी ये सारे बढ़ रहे हैं और ये सब हर तबके को हो रहे हैं। जब हर 4 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज या प्री डायबिटिक है, हर 3 में से एक एडल्ट को हाइपरटेंशन है, तो ये सभी आय वर्क हो रही है। तो इससे एक जो आने वाले समय में चुनौती है कि एक तरफ मेडिकल टूरिज्म बढ़ रही है और उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन साथ ही जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है वो कमजोर बना हुआ है और जब हेल्थ की चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, सभी तबके के लोगों को, सभी इनकम ग्रुप्स को प्रभावित करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी नजर से या हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें मेडिकल टूरिज्म पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके बढ़ावे पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर सरकारें उतना ही ध्यान जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर करें, जो देश के लोगों को, गरीब नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करें, तो उससे जो खाई बढ़ती जाएगी आने वाले समय में वो पाटी जा सकती है। हमें जरूरी है कि इनइक्विटी जो हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी में है, यूटिलाइजेशन है, उस पर भी ध्यान दें। अगर सिर्फ मेडिकल टूरिज्म पर ध्यान देंगे तो वो गरीब आदमी कहीं पीछे न रह जाए, कहीं हम उसे न भूल जाएं। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ सूरज कुमार मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। बिपरजॉय की खबर है आज हर जगह, लेकिन अपन शुरुआत उससे नहीं करेंगे। अपन शुरुआत करेंगे द डेली गार्जियन की लीड स्टोरी से। द डेली गार्जियन की लीड स्टोरी है कि कर्नाटक सरकार ने ये तय किया है, ये फैसला किया है कि आरएसएस फाउंडर हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर्स को स्कूल से हटाया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर ना एक बहस छिड़ गई है। कल मैं ट्विटर चला रहा था तो उस पर कई सारे लोग इसके विरोध में थे। उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस ये चाहती है कि वो नेहरूवियन हिस्टोरियन की ही बातों को अपनी किताबों में जगह दे तो आई एम सॉरी, वो गलत है। फिर वो बीजेपी पर ये आरोप न लगाएं कि बीजेपी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। उनका सीधा सवाल था कि क्या सावरकर को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? एक जगह जब हम औरंगजेब को जगह दे रहे हैं इतिहास में, एक जगह जब हम अंग्रेजों को भी जगह दे रहे हैं इतिहास में, एक जगह जहां हम उन लोगों को भी जगह दे रहे हैं इतिहास में जिन्होंने किसी न किसी कारण भारत को नुकसान पहुंचाया, तो फिर हम सावरकर को या फिर हेडगेवार को जगह क्यों नहीं दे सकते हैं? उनका यह भी कहना है कि क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स को यह सूट नहीं करता है कि उनका एक वैसा हाफ भी दिखाया जाए जो उनकी पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर कांग्रेस केवल ये चाहती है कि वो सावरकर या हेडगेवार का वही पोजीशन दिखाए जो कि विवादों में रहा है। फिर आप बीजेपी पर यह आरोप न लगाएं कि आप हिस्ट्री को खराब कर रहे हैं। ये कल इस तरह की जो तर्क थे इस विरोध के बाद सामने आ रहे थे। और हिंदुस्तान टाइम्स की पहली पेज पर ये भी है कि एंटी कन्वर्जन बिल जिससे सितंबर में बीजेपी ने पास किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी अगर इलीगल कन्वर्जन में शामिल होता दिखता है तो उसे 3 से 10 साल की जेल हो सकती है, 50,000 का फाइन हो सकता है। उससे भी कांग्रेस अब वापस ले रही है। अब बिपरजॉय का हाल देखते हैं। नवभारत टाइम्स में आते हैं। तेज हवाएं, बारिश, बिपरजॉय की
10 तक 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र से। 15 एनडीआरएफ की टीमों के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीमें भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और ताज़ा अपडेट ये है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। लैंडफॉल के बाद हवा की रफ्तार जरूर कम हुई है। अहमदाबाद में हालांकि तेज बारिश का अलर्ट है। और गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद बिपरजॉय अब राजस्थान की तरफ मुड़ गया है। और अब एशियन एज अखबार पर बृजभूषण की खबर। WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह, कल दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट उनके खिलाफ दायर कर दी। पुलिस का ये कहना है कि जितने भी सबूत हमने इकट्ठा किए उसमें पॉक्सो की धारा लगाने से काम नहीं चलेगा, मतलब लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई सबूत ही नहीं मिला है। और इसी पर उन्होंने ये दरखास्त की है कोर्ट से कि पॉक्सो जो एक्ट है उससे बृजभूषण के ऊपर से हटा दिया जाए। नवभारत टाइम्स अखबार में पढ़ रही हूँ और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर है सूरज। अल्कोहल और सट्टेबाजी कंपनियों को क्रिकेटर्स की जर्सी पर जगह नहीं मिलेगी और बोर्ड जो है वो अब लीड स्पॉन्सर चुनेगा और इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। और ये जो टेंडर है वो 5 लाख रुपए देकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसे भरने की आखिरी तारीख 26 जून है। जो दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि BCCI ने ये भी साफ किया है कि अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग को छोड़कर क्रिप्टो करेंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनियां नैतिकता को ठेस पहुंचाने का काम करे उसे इस बिड में शामिल नहीं किया जाएगा। और मणिपुर में खुशबू अब उपद्रवियों ने घर में आग लगानी शुरू कर दी। अभी तक तो मामला आगजनी का सड़कों तक ही सीमित था, लेकिन अब वो घर तक पहुंच गई है। सरकार फेल, केंद्र सरकार फेल, मैतेई कुकी समुदाय एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और एक दिन पहले भी 9 लोगों की मौत हुई थी हमले में। विपक्षी दल असम के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दौरा किया था, ये वादा किया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन साहब कहाँ ठीक है, लोग मर रहे हैं, घरों में आग लग रहा है। और स्थिति मणिपुर में तो खराब है ही, पश्चिम बंगाल में भी बद से बदतर है। ममता बनर्जी जो कि विपक्ष की अगुवाई का दावा करती हैं, वो स्टेट की सुरक्षा को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। नामांकन के दौरान, पंचायत चुनाव होने वाले हैं राज्य में, नामांकन के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ एक खबर है, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि कैसे कांग्रेस, कैसे बीजेपी राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की कोर्ट से सिफारिश करने जाती है कि कोर्ट प्लीज यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस से संभल नहीं रहा है मसला। और उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है कि हाँ, आप केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां तैनाती करें, क्योंकि स्थिति गंभीर है। क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ही उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए उन पर हमला किया और फिर 3 लोगों की हत्या कर दी। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़ दे, हम MP राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी उन्हें नुकसान कर रही है हर जगह, और वो अब MP राजस्थान में भी इसीलिए लड़ रही है। मतलब बीजेपी की बी पार्टी के रूप में उन्होंने उन पर आरोप लगाए। और ये भी इसलिए इसके जवाब में जो आम आदमी पार्टी उन्होंने जवाब दिया है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे, हम भी MP राजस्थान छोड़ देंगे। और 2024 में विपक्ष साथ नहीं आया तो फिर शायद ही चुनाव हो, ये भी उन्होंने कहा है। तो एक तरह की धमकी है कि देखो, ज्यादा बोलोगे तो हम साथ नहीं आएंगे। विपक्षी एकता अगर निभानी है तो राज्य की एकता को बनाए रखो। और कल दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो बत्रा सिनेमा के पास ज्ञान बिल्डिंग है, वहाँ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। खबर में फ़िलहाल तो हिंदुस्तान पर देख रही हूँ, लेकिन कई अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही में कई अखबारों ने एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग से कैसे अंदर आग लगी थी। तो लोग, जो स्टूडेंट्स थे, वो रस्सी पकड़कर नीचे की तरफ उतर रहे हैं। 66 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें घायल हो गए हैं, हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि आग कोचिंग सेंटर के नीचे बेसमेंट में बिजली मीटर में लगी और वहीं पर अचानक धमाका हुआ और नीचे से ऊपर तेज़ी से धुआं फैल गया। अभी जो पुलिस है वो तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जाँच में जुटी है। और एक खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि खाने की तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, ऐसा दैनिक भास्कर के बिजनेस कॉलम में लिखा है। अब कारण क्या है? तेल की इंपोर्ट ड्यूटी 5% गिरी है। पहले 17.5
12% इम्पोर्ट ड्यूटी था, अब हो गया है 12.5%। जी, और अगर विदेशी खबरों की बात करें तो एक डॉन अखबार से खबर है कि पाकिस्तान में बिपरजॉय का असर शुरू हो गया है। सिंध प्रांत में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश वहां हो रही है और कई हजार लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले खबर ये आई है कि पीएम मोदी के लिए बाइडन फैमिली डिनर होस्ट करने वाली है। 21 जून को बाइडन जिल के मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और अगले दिन स्टेट डिनर होगा। इसके अलावा खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद का यह आरोप है कि मेरा संसद में यौन उत्पीड़न हुआ। उन्होंने रोते हुए ये आरोप लगाया ऑस्ट्रेलिया की संसद पे कि ये जगह औरतों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है कि किसी भी पार्लियामेंट जहां से देश को चलाने वाले कानून पारित होते हैं, उसी जगह को अगर आप अनसेफ बता दें तो ये बहुत बड़ा ब्लेम है किसी भी देश पर। और अब आखिर में 16 जून का इतिहास भी आपको बताते हैं। तो आज ही के दिन 1963 को सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। भूटान की संसद ने साल 2010 में आज ही के दिन एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक पूरे भूटान में तंबाकू की खेती करने, निश्चित सीमा से ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने और खरीदने बेचने पर बैन है। 1903 में आज ही के दिन हेनरी फोर्ड ने 12 लोगों के साथ मिलकर फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। फोर्ड आज दुनिया की दिग्गज कार निर्माता कंपनी है। तो आज के दिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते होगी सोमवार को मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।